हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 71st बीपीएससी का जो एग्ज़ाम है वो 13 सितंबर को शेड्यूल्ड हो चुका है। और हर बच्चा इस वक्त जो भी बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है वो पूरी ज़ोर शोर से लगा हुआ है कि आखिरी कुछ दिन बीपीएससी के एग्ज़ाम की प्रैक्टिस के लिए रह गए हैं, जिसमें बेहतर ये होगा कि आप कोई भी नया सब्जेक्ट ना पढ़ें। जो आपने पढ़ाया है उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ करें, पीवाईक्यूज़ को देखें, अपने एमसीक्यूज़ को देखें, अपनी टाइमिंग को और अपनी एलिमिनेटिंग पावर को स्ट्रॉन्ग करें कि कैसे आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं और कैसे सही आंसर को टिक कर सकते हैं, ताकि जिस एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हैं उसको बेहतर ढंग से कर पाएँ और उसमें सिलेक्शन ले पाएँ। जैसे कि हम सब ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि इस एग्ज़ाम में स्कोर करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि हमारा पहला सब्जेक्ट है हिस्ट्री। दूसरा हमारा बहुत ज़रूरी सब्जेक्ट है वो है क्या? हमारा करंट अफेयर। हमारे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स में हमारा बिहार स्पेशल आता है। फिर आता है साइंस। ये वो 4 सब्जेक्ट हैं जिसके ज़रिए हम अपने इस बीपीएससी के प्री के एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से क्वालिफ़ाई कर सकते हैं और कट ऑफ को क्लियर कर सकते हैं, अगर हम इस पे पूरी तरीके से फ़ोकस करें, अभी बचे हुए दिनों में तो। तो हम सबसे पहले अपने हिस्ट्री को यहाँ पे कवर करने जा रहे हैं अपनी इस बूस्टर सीरीज़ में। तो हमारा आज अब हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा जो पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं वो आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री से, और हमारा आज का टॉपिक है गांधीनियन एरा। मॉडर्न हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हम इसी तरीके से मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन वाले टॉपिक पे लगातार वीडियोस लाते रहेंगे, और जैसे जैसे जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो हम अपने इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है गांधीनियन एरा। तो गांधी जी के बारे में अगर हम कुछ बेसिक बातों को जान लें तो जैसे गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर को 1869 में। कहाँ पर हुआ था? पोरबंदर में हुआ था। पोरबंदर गुजरात में गांधी जी का जन्म होता है। फिर इसके बाद गांधी जी के पिता का नाम था करमचंद गांधी। करमचंद गांधी क्या थे? दीवान थे। कहाँ के दीवान थे? राजकोट के और बीकानेर के। राजकोट बीकानेर के दीवान थे। महात्मा गांधी को आप लोग धोती में देखते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि महात्मा गांधी किसी बहुत ही गरीब या निचले तबके के परिवार से आते थे। महात्मा गांधी एक अच्छे खासे परिवार से आते थे, क्योंकि अगर ये इंग्लैंड जाके पढ़ के आए हैं तो इसका मतलब है कि कुछ पैसा रहा होगा, तभी ये इंग्लैंड जाके पढ़ के आए थे जब इन्होंने अपनी बैरिस्ट्री पास की थी। तो महात्मा गांधी के माता का क्या नाम था, यानी उनकी मदर का क्या नाम था? उनकी मदर का नाम था पुतलीबाई। पुतलीबाई करमचंद गांधी की चौथी पत्नी थी। पुतलीबाई करमचंद गांधी की चौथी पत्नी थी, जिसके महात्मा गांधी पुत्र थे। महात्मा गांधी के 2 भाई थे, लक्ष्मीदास लक्ष्मीदास और कृष्णदास। महात्मा गांधी की एक बहन भी थी, रलियात बहन, रलियात बेन। इन सारी क्वेश्चंस को कई बार पूछा जा चुका है और हो सकता है कि फिर से पूछा जाए। महात्मा गांधी की वाइफ का नाम था कस्तूरबा बाई। इनकी शादी कस्तूरबा बाई से 1883 में हुई थी, जब महात्मा गांधी सिर्फ 13 वर्ष की आयु के थे। और इसी 2 अक्टूबर के दिन हम लोग नॉन वायलेंस डे को भी सेलिब्रेट करते हैं। इसी के साथ हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं।
तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच मूवमेंट वॉज विड्रॉन बाय महात्मा गांधी आफ्टर द चौरी चौरा इंसिडेंट। चौरी चौरा की घटना के बाद महात्मा गांधी ने वो कौन सा आंदोलन था जो वापस ले लिया। अब यहाँ पे चौरी चौरा के किस इंसिडेंट की बात की गई है। चौरी चौरा में प्रोटेस्टर और पुलिस के बीच झड़प हो जाती है और ये जो प्रोटेस्टर हैं ये पुलिस स्टेशन को आग लगा देते हैं, जिसकी वजह से 22 पुलिसमैन मर जाते हैं। और इस वजह से जब गांधी जी ये देखते हैं कि यहाँ जो इंसिडेंट है वो आक्रामक हो चुका है, हिंसात्मक हो चुका है, तो वो अपने मूवमेंट को वापस ले लेते हैं। और वो कौन सा मूवमेंट होता है, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट होता है, यानी कि असहयोग आंदोलन। नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को गांधी जी चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद वापस ले लेते हैं। नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट की शुरुआत कब हुई थी, 12 फरवरी 1922 में हुई थी। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत कब हुई थी, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन की, तो ये हुई थी 12 मार्च 1930। कब हुई थी, दांडी मार्च के वक्त। खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत कब हुई थी, खिलाफत मूवमेंट 1919 से 1924 तक चला था। और खिलाफत मूवमेंट क्यों हुआ था, तो उस वक्त टर्की में भी ब्रिटिश का राज था, क्योंकि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में टर्की ओटोमन अंपायर से हार गया था, जिसकी वजह से ब्रिटिश ने खलीफ यानी कि जो खलीफा थे उनका ये पद रद्द करने की घोषणा कर दी थी। ब्रिटिश का ऐसा कहना था कि इस तरीके का कोई भी पद हम स्वीकार नहीं करेंगे। और खलीफा को जितने भी मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं पूरी वर्ल्ड में एक रिलीजियस लीडर मानते हैं, जिसकी वजह से भारत के मुसलमानों ने ब्रिटिश के खिलाफ खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत की थी। फिर आता है हमारा सिविल डिसोबीड क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन, जिसको हम अगस्त मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं। अगस्त आंदोलन या फिर अगस्त मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं, जिसकी शुरुआत 8 अगस्त 1942 में की गई थी। हम बहुत ज़्यादा जो स्टोरी है उसके पीछे नहीं जा रहे हैं, जितनी भी फैक्चुअल बातें हैं जिनके ऊपर जो रेलिवेंट है इस लास्ट टाइम में आपको पढ़ने के लिए, उसको हम कंप्लीट करते जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि हर क्वेश्चन में हर ऑप्शन के संग हम उसके आगे और पीछे की चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। तो लगभग एक क्वेश्चन में कई सारे क्वेश्चंस हमारे रेडी होते जा रहे हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन, व्हेन डिड महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत कब लौटे, 1905 में, 1915 में, 1920 में या फिर 1910 में। तो महात्मा गांधी 9 जनवरी महात्मा गांधी 9 जनवरी एक सेकंड 9 जनवरी 1915 में भारत लौट के आए। कहाँ पे लौट के आए थे, महात्मा गांधी रिटर्न हुए थे मुंबई में, मुंबई के अपोलो पोर्ट पर। और उनकी शिप का नाम क्या था, उनकी शिप का नाम था एसएस अरेबिया, जिससे वो मुंबई के अपोलो पोर्ट पर लौट के आए थे 1915 में। और 1917 में महात्मा गांधी ने साबरमती नदी के किनारे एक आश्रम की स्थापना करी। ये सब तो हम सब जानते हैं कि महात्मा गांधी कब लौट के आए थे। और इसी 9 जनवरी को हम एनआरआई डे भी सेलिब्रेट करते हैं, एनआरआई डे। महात्मा गांधी कब गए थे, महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका गए थे 1893 में।
दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए, जिन पे 40,000 पाउंड का केस लगा था कि उन्होंने धोखेबाजी की है। और दादा अब्दुल्ला कौन थे? एक बड़े व्यापारी थे। इसी 1983 में 1993 में गांधी जी वहां गए थे और 1994 में गांधी जी ने वहां पर नेटल नेटल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी। साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने 1884 में, यहाँ पे 83 आएगा, 1884 में नेटल इंडियन कांग्रेस को इस्टेब्लिश किया था। द चंपारण सत्याग्रह वॉज रिलेटेड टू, जो चंपारण सत्याग्रह था वो किस बात से संबंधित है? नील बागान मजदूर से, कपड़ा मिल मजदूर से, भू राजस्व वृद्धि से, या फिर नमक कर से? किस बात से हमारा चंपारण सत्याग्रह संबंधित है? चंपारण सत्याग्रह हमारा हुआ था नील बागान मजदूर से। नील बागान मजदूर यानी कि हमारे तीन कठिया सिस्टम के खिलाफ ये चंपारण सत्याग्रह फर्स्ट सत्याग्रह था जो इंडिया में पहली बार गांधी जी के द्वारा किया गया था। इसके बाद खेड़ा सत्याग्रह किया गया था। तीन कठिया सिस्टम कौन सा सिस्टम था? जहां पर जमीन के 20 भाग में से 3 भाग पर इंडिगो की खेती करनी थी, जिसकी वजह से हमारे फार्मर्स ने ये बिल्कुल इनकार कर दिया था और इसको रोकने के लिए चंपारण सत्याग्रह किया गया, जिसको लीड किया था गांधी जी ने। और ये चंपारण सत्याग्रह कब किया गया था? ये किया गया था 1917 में। खेड़ा सत्याग्रह कब किया गया था? ये किया गया था 1918 में। खेड़ा सत्याग्रह किस वजह से किया गया था? जो हमारे किसान हैं, उस वक्त देश में बहुत प्लेग फैला हुआ, नहीं, प्लेग वाली बात नहीं है यहाँ पर। फसल खराब होने के बाद ब्रिटिश सरकार ने ये कहा था कि अगर आपकी फसल खराब हो जाती है तो हम आपसे कोई भी टैक्स नहीं वसूलेंगे। और उस साल फसल बहुत ही खराब हुई थी, लेकिन फिर भी ब्रिटिश सरकार ने उनका टैक्स माफ नहीं किया, जिसकी वजह से खेड़ा सत्याग्रह को अंजाम देना पड़ा। इसी 1918 में होती है अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक होती है जिसमें पहली बार हंगर स्ट्राइक की गई। फर्स्ट टाइम इसी अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में हंगर स्ट्राइक की गई। और सॉल्ट सत्याग्रह किसे कहते हैं? सॉल्ट सत्याग्रह डांडी मार्च को ही कहा जाता है, जिसको 1930 में किया गया था। और बरदौली सत्याग्रह कब हुआ था? बरदौली सत्याग्रह हुआ था हमारा 1928 में। हु वॉज द वायसरॉय ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान वायसरॉय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड वेवल, या फिर लॉर्ड लिंगलिथो? कौन था उस वक्त? उस वक्त हमारा वायसरॉय थे लॉर्ड लिंगलिथगो।
ये लॉन्गेस्ट सर्विंग वाइसरॉय भी थे। 1936 से 1944 तक ये भारत के वाइसरॉय रहे थे। क्विट इंडिया मूवमेंट किस वजह से किया गया था? क्विट इंडिया मूवमेंट क्रिस्प मिशन के फेलियर की वजह से किया गया था। किस मिशन की फेलियर की वजह से? क्रिस्प मिशन। तो क्रिस्प मिशन की स्टोरी क्या है, क्या हुआ था उस वक्त? उस वक्त सरकार ने तत्काल स्वतंत्रता की बात, ब्रिटिश सरकार ने तत्काल स्वतंत्रता की बात को नकार दिया था। प्रांतों को अलग होने का अधिकार दे दिया था, जिसकी वजह से देश में डिवीज़न आ रहा था रिलीजियस तौर पे, इस सारी तरीके से। और सैन्य और रक्षा को ब्रिटिश ही संभालेगा। भारत की सैन्य और सुरक्षा को ब्रिटिश अपने हाथ में ही रखना चाहता था, जिसकी खिलाफत की गई क्विट इंडिया मूवमेंट के द्वारा। और वर्ल्ड वॉर सेकंड में आर्थिक संकट, महंगाई और सेना की जबरन भर्ती, इन सारी चीज़ों ने क्विट इंडिया मूवमेंट को जोर दिया। तो क्रिस मिशन के मेन चीज़ क्या थी? पहले तो वो तत्काल स्वतंत्रता की बात नहीं करते थे, यानी कि उन्हें ये लगता था कि भारतीयों को धीरे धीरे स्वतंत्रता देनी चाहिए, क्योंकि वो इस लायक नहीं है, जिसका गांधी जी ने खुल के विरोध किया था। फिर वो इंडिया की जो आर्मी है उस पे से अपना कब्जा नहीं हटाना चाहते थे। जो सैन्य है, सुरक्षा है, उसको ब्रिटिश अपने ही हाथ में रखना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि इसको हम इंडिया को सौंपें। और जो भी प्रांत हैं, जो भी हमारे स्टेट्स हैं, जो भी हमारे प्रांत हैं, उनको अलग होने का अधिकार दे दिया था। किस बेसिस पे? रिलीजियस बेसिस पे, जिसकी वजह से भारत में रिलीजियस तौर पे डिफ्रेंशिएशन आ रहे थे और लोग एक दूसरों को हीन भावना से देखने लगते। भारत की एकता पे सवाल उठता, जिसको गांधी जी बिल्कुल भी नकार रहे थे, एकदम सिरे से नकार रहे थे। In which session of the Congress was the पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन अडॉप्टेड? कांग्रेस के किस सेशन में पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन को, यानी प्रस्ताव को पारित किया गया? लाहौर सेशन 1929 में, कराची सेशन 1931 में, कैलकाटा सेशन 1928 में, या फिर लखनऊ सेशन 1936 में? तो ये किस सेशन में लाया गया था? लाहौर सेशन 1929 में, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। उस वक्त कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। हु वॉज रिफर्ड टू द फिफ्थ सन ऑफ महात्मा गांधी? किसे महात्मा गांधी का पांचवा पुत्र कहा जाता है? राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, जमनालाल बजाज, या फिर सी गोपालाचारी? किसे कहा जाता है महात्मा गांधी का पांचवा पुत्र? महात्मा गांधी के कितने पुत्र थे? महात्मा गांधी के 4 पुत्र थे। HMRD, इस तरीके से हम इन्हें याद कर सकते हैं। पहले हैं हरीलाल, दूसरे हैं मनीलाल, फिर है रामदास, और फिर उसके बाद आते हैं देवदास। हरीलाल ने ही 1930 में इस्लाम को कबूला था, और इसके बाद इनका नाम अब्दुल्ला गांधी हुआ। तो बीपीएससी आपसे सवाल कर सकता है कि गांधी जी के कौन से वो पुत्र थे जिन्होंने इस्लाम को कबूला था, या फिर अब्दुल्ला गांधी किसे कहा जाता है? बाद में इन्होंने इस्लाम को भी छोड़ दिया, ये वापस आर्य समाज में इन्होंने वापसी कर ली थी। मनीलाल
मनीलाल जो गांधी जी के बेटे थे वो इंडियन ओपिनियन जो अखबार था उसके संपादन करते थे, यानी एडिटर थे। और देवदास जो थे वो हिंदुस्तान टाइम्स के संपादन करते थे, एडिटर थे वो इस न्यूज़पेपर के। तो कौन है जमनालाल बजाज? जमनालाल बजाज गांधी जी के पांचवें पुत्र माने जाते हैं, जो एक व्यापारी थे जिनको गांधी जी बहुत ज़्यादा मानते थे। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। What was the main feature of गांधी-इरविन पैक्ट ऑफ 1931? 1931 के गांधी-इरविन समझौते के मुख्य विशेषताएं क्या थी? नमक कानून का उन्मूलन, गांधी जी की द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए सहमत होना, या फिर सभी कैदियों को बिना शर्त के रिहाई देना, या फिर संविधान सभा का गठन करना। क्या था? तो गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? गांधी इरविन पैक्ट 1931 में साइन किया गया था गांधी और इरविन के बीच में। और इसका क्या आंसर था? गांधी ने जो हमारी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है वहां पर जाना स्वीकार कर लिया था। और उस वक्त गांधी किसके रिप्रेजेंटेटिव बन के गए थे? कांग्रेस के, भारत की तरफ से कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव बन के गए थे। गांधी इरविन पैक्ट में क्या कहा गया था? गांधी इरविन पैक्ट में जो राजनीतिक कैदी हैं उनकी रिहाई की बात की गई थी, कि जो आंदोलन करते वक्त लोग कैद कर लिए गए हैं, पकड़ लिए गए हैं, उनकी रिहाई की जाए। और जो नमक कानून है उसको रद्द किया जाए। नमक कानून क्या था कि जो भारतीय हैं वो अपने लिए नमक नहीं बना सकते हैं, यानी उसको रद्द किया जाए। और गांधी जी ने एक इसमें कौन सी बात उनकी मानी थी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को गांधी जी ने वापस ले लिया था। और पैक्ट के दौरान, इसी गांधी इरविन पैक्ट के दौरान भगत सिंह, सदगुरु, इन सब के जो फांसी की सजा है उसको कम करने की भी बात कही गई थी, लेकिन उसको इरविन ने नहीं माना था। द डांडी मार्च स्टार्टेड फ्रॉम? डांडी मार्च कहाँ से शुरू हुआ था? वृद्धाश्रम से शुरू हुआ था, सेवाग्राम से, साबरमती आश्रम से, यह फिर अहमदाबाद से? डांडी मार्च कहाँ से शुरू किया गया था? बताइए। डांडी मार्च को साबरमती आश्रम से शुरू किया गया था। डांडी मार्च की शुरुआत कब हुई थी? डांडी मार्च स्टार्ट हुआ था हमारा 12 मार्च 1930 को। और ये ख़त्म कब हुआ था? 6 अप्रैल 1930 को सुबह। कितने लोगों को साथ लेके गांधी जी चले थे? 78 लोगों को, प्लस वो खुद थे, तो कुल मिला के 79 लोग इसमें शामिल थे। कितने दिन के लिए था ये मार्च? ये मार्च 24 दिन के लिए था। और ये कितने, अगर मील में पूछे कि कितनी दूरी तय हुई थी, तो इसमें 240 मील। और कितने किलोमीटर में था? तो 388 किलोमीटर का ये मार्च किया गया था। क्यों किया गया था? डांडी मार्च हमारे सॉल्ट के जो कानून था उसको रद्द करने के लिए किया गया था, क्योंकि यहाँ पर
भारतीयों को अपने लिए सॉल्ट टैक्स को भी हटाना था और भारतीय अपने लिए सॉल्ट नहीं बना सकते थे, इसलिए दांडी मार्च को किया गया। द स्लोगन डू और डाई इज एसोसिएटेड विद करो या मरो का नारा कब दिया गया था? नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट के दौरान, सिविल डिसोबिडियंस के दौरान, क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान या फिर चंपारण सत्याग्रह के दौरान? क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान। क्विट इंडिया मूवमेंट वही मूवमेंट है जो 8 अगस्त 1942 को स्टार्ट हुआ, जिसको भारत छोड़ो आंदोलन भी कहा जाता है और इसको अगस्त मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है। अगस्त मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है और इसी में गांधी जी ने ब्रिटिश शासन को पूरी तरीके से नकार दिया था, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटिश सरकार धीरे धीरे कमज़ोर होती जा रही थी। ये बात गांधी जी को बहुत अच्छे से पता थी, इसलिए पूरी तरीके से ब्रिटिश शासन को नकारा जाता था और भारत की पूर्ण आज़ादी की बात की जा रही थी, जिसकी वजह से यहाँ पे डू और डाई का स्लोगन दिया गया, करो या मरो, इस मूवमेंट के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट सत्याग्रह बाय गांधी जी इन इंडिया? पहला सत्याग्रह कौन सा है जो गांधी जी ने भारत में किया था? तो अभी हम पहले क्वेश्चन में करके आ चुके हैं कि चंपारण बिहार में जो सत्याग्रह किया गया था वो हमारा फर्स्ट सत्याग्रह था, जिसको गांधी जी ने किया था। और ये किस वजह से हुआ था? ये इंडिगो की खेती यानी कि तीन कठिया सिस्टम की वजह से हुआ था, जिसमें 20 हिस्से ज़मीन में से 3 हिस्से ज़मीन पे इंडिगो यानी कि नील की खेती करनी ज़रूरी बोल दी थी। किसने? ब्रिटिश सरकार ने। उसकी वजह से ये किया गया था। द टर्म हरिजन वॉज यूज्ड बाय गांधी जी फॉर whom? यानी हरिजन शब्द का प्रयोग गांधी जी ने किसके लिए किया था? पुअर फार्मर्स के लिए, मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के लिए, अनटचेबल्स के लिए या फिर ट्राइबल कम्युनिटी के लिए? तो गांधी जी ने हरिजन वर्ड का यूज़ किया था अनटचेबल्स के लिए यानी अछूत के लिए। गांधी और अंबेडकर को ये शब्द बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जो हमारे अंबेडकर साहब हैं उनको ये शब्द बिल्कुल भी नहीं पसंद था। हरिजन को ही डेडिकेटेड करते हुए गांधी जी का एक वीकली न्यूज़पेपर था जिसको उन्होंने रीनेम्ड किया था, जिसका नाम था यंग इंडिया। यंग इंडिया से बदल के उन्होंने इस न्यूज़पेपर का नाम हरिजन बंधु या सेवक रखा। हरिजन बंधु रखा। और ये कब प्रिंट हुआ था? 1933 में। ऐसे और कौन कौन से न्यूज़पेपर्स हैं जिसको गांधी जी ने प्रिंट किया था? गांधी जी के वीकली पेजेस आते थे, जैसे कि नवजीवन पत्रिका, नवजीवन पत्रिका आती थी, गांधी जी ने लिखा था, जो वीकली आता था। ये किस किस भाषा में आता था? ये आता था हमारी गुजराती, हिंदी,
यंग इंडिया की शुरुआत कब हुई थी? यंग इंडिया की शुरुआत हुई थी 1919 में। गांधी जी ने और भी गाइड टू हेल्थ गाइड टू हेल्थ भी लिखा था और ये था 1904 में। तो हरिजन वर्ड का इस्तेमाल किसके लिए किया था गांधी जी ने? अनटचेबल्स के लिए किया था। ये हम अनटचेबल यानी कि अछूत इन लोगों के लिए किया था। और जो यंग इंडिया नाम का न्यूज़पेपर था जिसकी शुरुआत 1919 में हुई थी वो गांधी जी ने इन्हें डेडिकेट किया था और इसका नाम बदल के 1933 में हरिजन बंधु कर दिया था। अब आ जाते हैं हम अपने 12th क्वेश्चन पे जो स्टेटमेंट बेस है। पहला स्टेटमेंट है द नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट वाज विड्रॉल ड्यू टू दी वायलेंट इंसिडेंट ऑफ चौरी चौरा। चौरी चौरा के हिंसक घटना के कारण असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया। द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एक्सेप्टेड द आइडिया ऑफ डोमेनियन स्टेटस फॉर इंडिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन ने भारत के लिए डोमेनियन स्टेटस के विचार को स्वीकार किया। और द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड आफ्टर द फेलियर ऑफ क्रिस्प मिशन। क्रिस्प मिशन की विफलता के बाद भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई। अब बताइए इनमें से कितने सही और कितने गलत हैं? पहला या दूसरा, दूसरा या तीसरा, पहला या तीसरा या तीनों? कौन सा इसमें से सही है? जैसे कि अभी हम पीछे के क्वेश्चंस में पढ़ के आए हैं कि नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट हमारा विड्रॉ कर लिया गया था क्योंकि चौरी चौरा में पुलिस स्टेशन वाला कांड हो गया था और पुलिस स्टेशन में को जब लोगों ने आग लगा दी थी तो 22 पुलिसमैन मारे गए थे। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दौरान डोमेनियन स्टेटस को भारत ने स्वीकार नहीं किया था। यहाँ पे लिखा एक्सेप्ट किया था, नहीं किया था। और क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत कब होती है? जब क्रिस्प मिशन फेल हो जाता है। क्रिस्प ने क्या क्या किया था? उसने अभी हम पीछे ही पढ़ के आए हैं क्रिस्प ने क्या क्या किया था। क्रिस्प ने भारत की सैन्य और रक्षा को अब ब्रिटिश के हाथ में ही रखने चाहा था, प्रांतों को अलग होने का अधिकार दे दिया था और उस वक्त की तत्काल स्वतंत्रता को उन्होंने मंजूरी नहीं दी थी। उनका कहना था कि हम भारतीयों को इस लायक जब समझेंगे तब उनको आज़ादी देंगे। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला और तीसरा, ओनली ऑप्शन सी। In which college did Mahatma Gandhi enroll after returning from Rajkot but left his studies after just 1 year? राजकोट से लौटने के बाद महात्मा गांधी ने किस कॉलेज में दाखिला लिया लेकिन 1 साल बाद ही पढ़ाई छोड़ दी? बताइए। एल्फिनस्टोन कॉलेज, फेर्गुसन कॉलेज, श्यामलदास कॉलेज या फिर प्रेसिडेंसी कॉलेज? किस कॉलेज से महात्मा गांधी ने पढ़ने के 1 साल बाद ही पढ़ाई छोड़ दी? श्यामलदास कॉलेज। श्यामलदास कॉलेज कहाँ पर है? भावनगर। क्योंकि जब यहाँ पर गांधी जी को पढ़ने में मुश्किल आ रही थी और इसलिए उन्होंने पढ़ाई करने के 1 साल बाद ही कॉलेज को छोड़ दिया। फिर उसके बाद गांधी जी इंग्लैंड जाते हैं। गांधी जी ने जहाँ से बैरिस्टर बने, जहाँ से बैरिस्ट्री की पढ़ाई की, लॉ की पढ़ाई करी, उस जगह का क्या नाम था? उस कॉलेज का नाम था इनर टेम्पल।
आज भी ये बहुत बड़ा कॉलेज है जहाँ पे लोग पढ़ना चाहते हैं। इनर टेम्पल कॉलेज से गांधी जी बैरिस्टर की डिग्री लेके आए थे और उन्होंने बैरिस्टर कब पास आउट हुए थे वो 1891 में। गांधी जी को भावनगर के श्यामलदास कॉलेज में पढ़ने लिखने में लगातार दिक्कत आती थी, लेकिन इंग्लैंड में जाके उन्होंने सारी पढ़ाई इंग्लिश में की, जिससे ये पता लगता है कि उन्होंने अपनी जो वीकनेस है, जितने भी वीक पॉइंट्स थे उस पे बराबर मेहनत करी। उनको बहुत आसानी से वहाँ जाके, क्योंकि वो लॉ को समझना चाहते थे और धीरे धीरे उनकी रुचि और उनका रुझान दोनों ही लॉ की तरफ था, जिसकी वजह से उन्होंने बहुत अच्छे से इंग्लिश को भी पढ़ा। लेकिन यहाँ पर जाके गांधी जी को कुछ प्रॉब्लम्स आने लगी। गांधी जी वेजिटेरियन थे और वहाँ पे नॉन वेजिटेरियन कल्चर बहुत ज़्यादा था, इसलिए गांधी जी ने एक वेजिटेरियन क्लब को यहाँ पे ज्वाइन किया, जिसके बाद में वो सचिव भी बने। 19 1890 में गांधी जी ने इस वेजिटेरियन क्लब को ज्वाइन किया था। Who was the author of the pamphlet titled Now and Never? अभी नहीं तो कभी नहीं नामक पुस्तिका के लेखक कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना, चौधरी रहमत अली, सर सैयद अहमद खान या फिर अल्लामा इकबाल? नाउ एंड नेवर पैम्पलेट के जो ऑथर थे वो थे चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली वही शख्स है जिन्होंने पाकिस्तान के नाम को सजेस्ट किया था, जिसमें इस स्पेलिंग में पाकिस्तान की इस स्पेलिंग में आई नहीं आता। पी रिफर करता है पंजाब के लिए, ए रिफर करता है अफगानिस्तान के लिए, के रिफर करता है कश्मीर के लिए और ये इस्तान रिफर करता है बलूचिस्तान के लिए। नाउ एंड नेवर का ये पैम्पलेट कहाँ से छपा था? नाउ एंड नेवर का ये पैम्पलेट लिखा गया था चौधरी रहमत अली के द्वारा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से, जब वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे। और इसको 1933 में प्रिंट कराया गया। और इन्होंने ही इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ मुस्लिम की भी बात की थी। और पहली बात पाकिस्तान का नाम इन्होंने दिया था। बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना को टिक कर देते हैं, लेकिन चौधरी रहमत अली थे जिन्होंने नाउ एंड नेवर का पैम्पलेट प्रिंट करवाया था और पाकिस्तान का सजेशन भी दिया था। ग्रीन पैम्पलेट किसने लिखा था? ग्रीन पैम्पलेट लिखा गया था गांधी जी के द्वारा। और गांधी जी ने इस पैम्पलेट में क्या लिखा था? 1896 में इसको प्रिंट कराया जाता है राजकोट से। गांधी जी जब साउथ अफ्रीका से भारत आ रहे थे अपने परिवार को ले जाने के लिए, क्योंकि वो वहाँ पे अकेले रहते थे, इसलिए वो अपने फैमिली को लेने के लिए आना चाहते थे। और जब वो रास्ते में आ रहे थे उस दौरान जो भी अनुभव, जो भी एक्सपीरियंस उनको हुआ है, उन्होंने एक ग्रीन कलर के पेपर पे लिखा, जिसका नाम ग्रीन पैम्पलेट पड़ा और उसको बाद में प्रिंट कराया गया 1896 में राजकोट में। तो गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नेहरूजी, गोपाल कृष्ण गोखले या फिर अरविंदो घोष? तो गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु का नाम है गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले
मोहम्मद अली जिन्ना के भी पॉलिटिकल गुरु थे। जिन्ना के भी पॉलिटिकल गुरु थे। वेयर वॉज द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड? पहला गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? बताइए, पहला गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? लंदन में, दिल्ली में, पेरिस में या फिर बॉम्बे में? फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी? तो पहला गोलमेज सम्मेलन कराया गया था लंदन में, लंदन के रॉयल गैलरी हाउस ऑफ लॉर्ड्स में। कहाँ पर कराया गया था? रॉयल गैलरी हाउस ऑफ लॉर्ड्स। विच एक्ट गेव सेपरेट इलेक्टोरेट टू मुस्लिम्स? किस अधिनियम ने मुसलमानों को पृथक निर्वाचिका दी? किसने दी थी? इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ने, कम्युनल अवार्ड 1932 ने या फिर पूना पैक्ट? बताइए। किसने दी थी? तो ये दी गई थी इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के द्वारा, यानी भारतीय परिषद अधिनियम 1909, जिसको हम मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। जिसमें सेपरेट इलेक्टोरेट की घोषणा की गई थी। किसके लिए? मुस्लिम्स के लिए। और 19 1932 में कम्युनल अवार्ड जिसे कहते हैं, कम्युनल अवार्ड, दो कम्युनल अवार्ड हुए थे। एक हुआ था 1909 में, दूसरा कम्युनल अवार्ड हुआ था 1932 में। ये इसमें सेपरेट इलेक्टोरेट किस किस को दी गई थी? मुस्लिम्स को, जितनी भी माइनॉरिटीज़ हैं उनको दी गई थी। क्रिश्चियंस को, सिख को, एंग्लो इंडियंस को और दलित को। बीपीएससी में ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि दलित को किस एक्ट के द्वारा सेपरेट इलेक्टोरेट दी गई थी? तो आप सब ध्यान रखेंगे, कम्युनल अवार्ड 1932 के द्वारा। हु साइन द पूना पैक्ट विद गांधी? गांधी जी के साथ पूना पैक्ट किसने साइन किया था? बी आर अम्बेडकर ने, राजेंद्र प्रसाद ने, मदन मोहन मालवीय ने या फिर एम के गांधी ने? किसने किया था?
पूना पैक्ट के दौरान गांधी जी यरवदा जेल में थे। कहाँ थे? यरवदा जेल में। और गांधी जी ने यहीं पर आमरण अनशन भी शुरू कर दिया था। दलितों के लिए जो सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था उसका कड़ा विरोध किया था गांधी जी ने। वो नहीं चाहते थे कि उनका देश किसी भी धर्म के या फिर किसी भी जात पात के अनुसार बटे, क्योंकि ये भारत की एकता पे प्रहार था ब्रिटिशों द्वारा, जिसका नतीजा ये हुआ कि पूना पैक्ट साइन किया गया। और पूना पैक्ट साइन होता है गांधी जी और डॉक्टर BAR अम्बेडकर के बीच। और जिसकी दलितों को सेपरेट इलेक्टोरेट मिलता है, लेकिन थोड़ा कम मिलता है, उसकी परसेंटेज कम हो जाती है, जिससे धार्मिक और सामाजिक विभाजन पर गहरा असर पड़ता है। भारत में धार्मिक और सामाजिक विभाजन बढ़ जाता है। अब हम आते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन पे। इन विच जेल वॉज गांधी जी इम्प्रिजन्ड ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट? क्विट इंडिया मूवमेंट या फिर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी किस जेल में कैद थे? यरवदा जेल, आगा खान पैलेस, अलीपुर जेल या फिर सेलुलर जेल? किस जेल में? तो गांधी जी को कैद किया गया था आगा खान पैलेस, पुणे में। आगा खान पैलेस कहाँ पर पड़ता है? पुणे। इनके साथ इनकी वाइफ कस्तूरबा गांधी भी वहीं पर थी, और जो इनके सेक्रेटरी थे महादेव देसाई, इनकी सेक्रेटरी भी वहीं पर थी। लेकिन कस्तूरबा गांधी और महादेव देसाई की जेल में ही डेथ हो जाती है। वो लोग जिंदा बाहर नहीं आ पाते, वहीं पे मर जाते हैं। और गांधी जी को जेल में कब तक रखा गया था? 9 अगस्त 1942 से 6 मई 1944 तक गांधी जी को जेल में कैद करके रखा गया था। तो ये थे हमारे सारे क्वेश्चंस, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो गांधी जी या फिर गांधीयन एरा से पूछे जा सकते हैं। इस सारे क्वेश्चन की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका नाम है ज्ञान यात्रा, जिसको हम डिस्क्रिप्शन में पिन कर देंगे। और आपका कोई भी क्वेश्चन हो, जिस क्वेश्चन को आप ना समझ पाए हो, उसको आप हमें कमेंट्स में भेज दीजिएगा।